महाराष्ट्र के 21वें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुधवार को उनको विधायक दल का नेता चुना गया। सीएम के तौर पर ये उनकी दूसरी पारी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के काफी करीबी हैं देवेंद्र फडणवीस और बताया जाता है कि 4 महीने पहले से ही अगस्त में ये कहानी लिख दी गई थी। आरएसएस और भाजपा ने ये फार्मूला तय कर लिया था कि अगर महायुति की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। किसी वजह से अगर सरकार नहीं बनी तो देवेंद्र फडणवीस को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और बताया ये भी जा रहा है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को पहले से ही पता था कि अगर महायुति की सरकार बनती है तो भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। तभी बहुमत मिलने के बाद एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंचे और अमित शाह से उन्होंने सीएम के बारे में कोई चर्चा नहीं। सवाल ये है कि अगर सब कुछ तय था तो महाराष्ट्र में सरकार बनने में इतनी देरी क्यों हुई? शिंदे की नाराजगी की खबरें क्यों आ रही? दरअसल आरएसएस के कुछ सोर्सेज बताते हैं कि फडणवीस शुरुआत से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली पसंद रहे हैं। 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे सीएम बनाए गए। तब पीएम मोदी के कहने पर ही फडणवीस ने डिप्टी सीएम का पद मंजूर किया था। पीएम मोदी ने तभी वादा किया था कि अगली बार सत्ता आने पर फडणवीस को सम्मानजनक पोजीशन दी जाएगी। फडणवीस ने तब सीएम की कुर्सी छोड़कर पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दिल में एक बड़ी जगह बनाई और इसी का नतीजा है कि वो दोनों के काफी करीब हैं। अब उनके हाथ में सीएम या फिर बीजेपी अध्यक्ष बनने का विकल्प भी है। भारतीय जनता पार्टी के सोर्सेज बताते हैं कि 23 नवंबर को आए रिजल्ट में महायुति को बहुमत मिलते ही प्रधानमंत्री मोदी ने देवेंद्र फडणवीस को फोन किया था, उन्हें अगला मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी। तो अब सवाल ये है कि सब तय था तो एकनाथ शिंदे ऐसा क्यों दिखा रहे हैं कि वे नाराज हैं? कभी वे अपने गांव चले गए तो कभी लोगों से मिलने जुलना उनको बंद कर दिया। यहां तक कि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं जनता का मुख्यमंत्री हूं और जनता चाहती है कि मैं ही सीएम बनूं। दरअसल महाराष्ट्र में 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को नजरअंदाज किया था। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। इससे भारतीय जनता पार्टी को सबक मिला कि राजनीति में अपने सहयोगियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपके पास जब भी बहुमत नहीं होता तो आप सरकार बनाने में जल्दबाजी करते हैं, लेकिन बहुमत होने पर सियासी पार्टियां आराम से काम करती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। भारतीय जनता पार्टी ने ये मैसेज भी देना चाहती थी कि वो अपने पार्टनर्स को हल्के में नहीं ले रही बल्कि उन्हें पूरा वक्त दे रही है। दरअसल शिवसेना तोड़ने के दौरान शिंदे ने कहा था कि उद्धव ने हिंदू अस्मिता के साथ समझौता करके कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाया है। उन्होंने शिव सैनिकों को कमजोर किया है। शिंदे को शिव सैनिकों ने तब ये मैसेज देना चाहते थे कि हम सत्ता के लिए किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। इसलिए सब कुछ पता होने के बावजूद भी वो एक फेस सेविंग के लिए उन्होंने ऐसा कुछ किया कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और मुख्यमंत्री का उनका दावा मजबूत। शिंदे जनता में मैसेज देना चाहते थे कि वे एक जुझारू नेता हैं और आखिरी दम तक कोशिश करेंगे। उन्होंने कभी भी सार्वजनिक मंच पर यह नहीं कहा कि उन्होंने सीएम पद का दावा छोड़ दिया है। वो हमेशा यही कहते रहे कि वो सरकार बनाने में रोड़ा नहीं बनने वाले, मोदी शाह की बात मानेंगे। शिंदे ये जानते थे कि वे अगर पहले दिन ही सरेंडर कर देंगे तो जनता के बीच गलत मैसेज जाएगा। ये लगेगा कि उद्धव वाली शिवसेना से शिंदे वाली शिवसेना कमजोर पड़ी है और ये बीजेपी के लिए भी फेस सेविंग रही। उद्धव ठाकरे और संजय राउत लगातार कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी यूज एंड थ्रो करती है। वो जीत के बाद शिंदे को साइडलाइन कर सरकार बना देगी। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा दिखाया कि वो शिंदे को पूरा मान सम्मान दे रहे हैं। अमित शाह ने शिंदे से अकेले में बात की। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उनसे लगातार मिलते रहे हैं। अपने नाम का ऐलान होने से एक दिन पहले फडणवीस भी उनसे मिलने गए थे और बताया ये भी जा रहा है कि जिस दिन शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली गए, उस दिन की तस्वीरों में बहुत कुछ साफ हो जाता है। उसमें फडणवीस और अजीत का चेहरा खिला हुआ दिखता है, वहीं शिंदे का चेहरा उतरा नजर आता है। वे जनता के बीच ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पद न मिलने से वो गृह और वित्त मंत्रालय पर भी शिंदे को अमित शाह से कोई ठोस भरोसा नहीं मिला।
इन चर्चाओं से सबसे ज्यादा विचलित शिंदे के विधायक हुए। 2 दिन बाद शिंदे के करीबी विधायक भरत गोगावले ने कन्फर्म किया कि शिंदे सरकार से बाहर रहना चाहते थे, लेकिन विधायकों के दबाव में ऐसा नहीं कर सकते। और ऐसा क्यों है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की पहली पसंद फडणवीस ही रहे। दरअसल फडणवीस को आरएसएस का सपोर्ट है। एक तो वो नागपुर से आते हैं और जहां आरएसएस का मुख्यालय भी है। दूसरा, उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत आरएसएस से की। लोकसभा चुनाव के वक्त आरएसएस ज्यादा एक्टिव नहीं, लेकिन विधानसभा चुनाव के वक्त संघ ने काफी मेहनत की। माना जाता है कि इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली। फडणवीस से हमेशा से ही आरएसएस के अनुशासन का पालन किया है। फायदे नुकसान की परवाह किए बिना फडणवीस ने कभी भी आरएसएस का स्वयंसेवक होने की बात नहीं छिपाई। वे खुलकर आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होते। विजयदशमी के समारोहों में वो आरएसएस की फुल ड्रेस में शामिल होते। और दूसरा, महायुति की जीत में देवेंद्र फडणवीस की जो अहम भूमिका है उसको नकारा नहीं जा सकता। 2014 से लेकर 2019 तक का उनका कार्यकाल काफी अच्छा रहा। इसी का नतीजा था कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गठबंधन को जीत मिली। 2024 के नतीजे भी पार्टी के पक्ष में आए और ये महायुति के स्टार प्रचारक सीट बंटवारे से लेकर उम्मीदवारों का सिलेक्शन तक फडणवीस ने किया। बाकी सहयोगी पार्टियों के साथ तालमेल बैठाने का काम भी उन्होंने किया। और सत्ता से बाहर रहते हुए भी फडणवीस ने 2019 के बाद ठाकरे सरकार को चैन से नहीं रहने दिया। माना जाता है कि शिवसेना और एनसीपी में बगावत की स्क्रिप्ट भी फडणवीस ने ही लिखी थी। उन्हीं की कोशिश से भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में अपने सभी विरोधी पार्टियों को कमजोर किया। उनकी बदौलत कभी छोटे भाई की भूमिका में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। इसलिए उन्हें पार्टी का असली चाणक्य कहा जा सकता है। और देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के इकलौते ऐसे नेता हैं जिनके महायुति के लगभग सभी बड़े नेताओं से अच्छे संबंध हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद वे सबको साथ लेकर चल सकते हैं और अगर कोई विवाद होता है तो उसे आसानी से सुलझा भी सकते हैं। और इसके अलावा फडणवीस के पास बतौर मुख्यमंत्री सरकार चलाने का 5 साल और डिप्टी सीएम के तौर पर भी 2.5 साल का अनुभव है। महाराष्ट्र में विकास, हिंदुत्व और सभी जातियों को साथ लेकर सरकार चलाने की क्षमता फडणवीस की तुलना में महाराष्ट्र के बाकी नेताओं में नहीं। और 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री चुनने में जब भी 72 घंटे से ज्यादा वक्त लगाया, तब सीएम की कुर्सी पर सरप्राइजिंग चेहरे की एंट्री हुई। फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने पैटर्न बदल दिया। महाराष्ट्र में उनका नाम बीजेपी में पहले से साफ था। दूसरा, महाराष्ट्र में 46 साल में 9 डिप्टी सीएम बने, पर उनमें से किसी को भी मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली। इस बार ये पैटर्न बदला गया। फडणवीस डिप्टी रहने के बाद मुख्यमंत्री बन रहे हैं। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनने में कैसे नाम फाइनल हुआ? दरअसल 23 नवंबर को अमित शाह ने दोपहर में तीनों नेताओं यानी एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ फोन पर बात की। 23 नवंबर को ही देर रात देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत से बात की और इसी दौरान संघ प्रमुख ने उन्हें साफ कर दिया कि वे अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 24 नवंबर को एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने बिना शर्त देवेंद्र फडणवीस को समर्थन देने का ऐलान किया और 24 नवंबर आया तो शिवसेना शिंदे गुट ने जल्दबाजी दिखाते हुए एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता चुन लिया। विधायक दल का नेता ही नहीं, सीएम पद का दावेदार माना जाने लगा। और फिर 26 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से पहले 26 नवंबर को एकनाथ शिंदे ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा। राज्यपाल ने उन्हें महाराष्ट्र का कार्यवाहक मुख्यमंत्री नियुक्त किया। और फिर 28 नवंबर को दिल्ली में एकनाथ शिंदे ने अमित शाह से उनके घर में आधे घंटे तक अकेले बातचीत की और इस दौरान अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस की मीटिंग हुई। 28 नवंबर को ही चुनाव नतीजे आने के बाद पहली बार अमित शाह के घर पर एक साथ तीनों नेताओं की मीटिंग हुई। फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे वहां पर उन्होंने मीटिंग। 29 नवंबर को दोपहर को मुंबई लौटने के बाद शिंदे ने अपनी सभी बैठकें रद्द की और ये जानकारी सामने आई कि एकनाथ शिंदे की तबीयत खराब हो गई। वहीं 29 नवंबर को शाम 5 बजे भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने राज्यपाल से मुलाकात कर 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होने की बात कही। इसके बाद 30 नवंबर
नवंबर को ही एकनाथ शिंदे ने खराब तबीयत का हवाला दिया और 17 में अपने पैतृक गांव में पहुंचे। 2 दिन तक यहीं रहे। 2 दिसंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी को भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र का पर्यवेक्षक किया। 2 दिसंबर को ही सप्तग्रह समारोह की तैयारियां देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी अजीत गुट के नेता मुंबई के आजाद मैदान पहुंचे। अगले दिन शिवसेना शिंदे गुट के नेता भी साथ। वहीं 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के दोनों पर्यवेक्षक मुंबई पहुंचे। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ मुलाकात की। 4 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस विधायक दल के नेता चुने गए और दोपहर 3 बजे महायुति के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। और इस प्रकार से जो सफर रहा, देवेंद्र फडणवीस अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और इस प्रकार का जो ये प्रयोग है, ये देश में पहला प्रयोग हम कह सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति पहले मुख्यमंत्री बनता है, उसके बाद उनको डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और फिर वो मुख्यमंत्री बनकर अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने के लिए तैयार है। तो देवेंद्र फडणवीस के पॉलिटिकल करियर पर आपका क्या कहना है, कमेंट करें और आगे से हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद साथ।